नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट जो 2024 वाला है, जिसमें आपका टीएचटी पीएचडी या फिर कह सकते हैं कि पीआरटी, तो आपके सभी एग्जामों के लिए जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके पेडागोजीज के साथ ही अन्य जो सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको लिया है। इसके साथ ही अगर आपने एचपीएससी वाला भी एग्ज़ाम दिया है तो इनके भी कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। बहुत सारी जो अभी एग्ज़ाम हुए थे हाल ही में, तो उनके एग्जाम मार्क्स आ चुके हैं। अगर आपने मार्क्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर अपने मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है, तो जिसमें जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नता होती है, इनमें से किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो आपने देखा भी होगा जो बच्चे जो होते हैं वे विभिन्नता होती है उनमें, मतलब कोई तो किसी काम को जल्दी कर लेता है, कोई उसी काम को लेट करता है। तो विभिन्नताएं जो यहाँ पर लिया गया है, इसका मतलब अब ये संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं हैं, भाषा लिंग जाति समुदाय विविधता पर आधारित विभिन्नताएं, या कौन से वाला सही है इसमें। और यहाँ पर जो इसमें सही माना गया ऑप्शन 2 को, तो ये दोनों ही बातें जो है यहाँ पर सही है कि कक्षा जो होती है, एक क्लास जो है, इसमें शिक्षार्थियों के बीच अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं शारीरिक भी हो सकती हैं, कोई लंबे कद को हो, कोई छोटे कद को हो, कोई मानसिक वाली भी हो सकती है, कोई बच्चा तेज होता है, कोई ढीला होता है पढ़ने में, संज्ञानात्मक भी है, भाषा वाली भी है, लिंग हो गई, धर्म समुदाय जाति और प्रतिभाशाली सृजनात्मक, तो ये सारी सारी जो इसमें मानी गई है। तो एक शिक्षक जो है इनके लिए इन सभी विभिन्नताओं पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आ जाता है केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देगा, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है या आकलन को सीमित कर देता है। तो ये जो कागज पेंसिल जो जांच है इनके द्वारा जो आकलन होगा, तो इसको जो यहाँ पर माना गया है, इसमें आकलन को क्या है, ये सीमित कर देगा। मूल्यांकन क्या है, जैसे आपने क्लास में पढ़ाया आज, तो आप उसकी जांच करोगे कि कितना बच्चे ने याद कर लिया है, कितना याद नहीं किया है। तो मूल्यांकन क्या है, एक वृहद संकल्पना है और जिसमें विविध आयाम समाहित होती है, और ऐसे में केवल कागज पेंसिल द्वारा किया गया आकलन को सीमित कर देगा, जो आकलन के एक पक्ष को बताता है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक जो है बधिर बच्चा है, तो इसके लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार भी न कर पा रहा हो। बच्चों को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे और बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। वह बच्चे को स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। अब यहाँ पर ये बधिर जो बच्चा है उसकी बात हो रही है, तो अब बधिर है वो जो है यहाँ पर सुन नहीं सकता है, तो लेकिन देख तो सकता है, और जो चेहरे के हाव भाव हैं वे भी देख सकता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है इसको माना गया है कि वह बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाए जहाँ वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के जो हाव भाव हैं उन्हें सही से देख सके, क्योंकि देख सकता है और सिर्फ सुन ही नहीं सकता है। तो संकेत के माध्यम से भी जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो इससे भी जावे समझ लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, उन्हें कक्षा में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल न करें। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर कक्ष के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके और उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर
तो वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में बताया गया है, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। तो समाज का जो वंचित वर्ग है, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ लिया गया है कि वे बच्चे जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए होंगे और कक्षा में बच्चे हीन भावना के शिकार होते हैं। इसलिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि बिना भेदभाव के कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल का परिचय दें। इसके बाद है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, तो इनके बारे में जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा, अधिगम के कुछ पक्षों से ये संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, प्रत्यश्रवण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुत विकल्पी प्रश्न देकर या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आए हैं, समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। इसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें समावेशी शिक्षा को नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक जो दृष्टिकोण है इनमें से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। अब जो यहाँ पर अनुकरण किया जाना चाहिए जो ऑप्शन 3 में बताया गया है, कौन सा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनसे उचित व्यवहार के लिए उन्हें समावेशी जो शिक्षा है और नियमित विद्यालय इसमें अध्ययन का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो समावेशी जो आया है इसका मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को नियमित विद्यालय में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वंचित वर्गों का भी सभी प्रकार से विकास हो सके। और समावेशी शिक्षा में वे बच्चे भी शामिल होंगे जो देखने सुनने में अक्षम होंगे, जो स्कूल को छोड़ चुके हैं या उन्हें निकाल दिया गया है। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसके बाद है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ हैं उन विधियों का अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का जो यहाँ पर आशय है ये क्या लिया गया है, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन 4 से है, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, अनुबंधन, अनुकरण, रटकर याद करना या फिर अर्थ निर्माण। तो एक प्रमुख है यहाँ पर सीखने के लिए। अब सीखने के लिए जो प्रमुख है यहाँ पर अर्थ निर्माण करना। तो ये जो अनुबंधन, अनुकरण या रट्टा मारना कह देते हैं जिसे, तो ये अवैज्ञानिक तरीके माने गए हैं। सही है सीखकर याद करना। इसके बाद जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होता है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनः वर्णन किया जाना है, शिक्षार्थियों द्वारा संसर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष जो होता है इसमें अधिगम से जो तात्पर्य लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन 4 से है, शिक्षार्थी द्वारा संसर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब जो ये वाइगोत्स्की जो है इनका मानना था कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से
कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? जिस खास्य की समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। तो उसे आधा समाधान या फिर उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। ऐसा भी कभी सही आंसर नहीं हो सकता। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? सहायता का जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन 4 वाला, बार बार प्रयास के द्वारा किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। हो सकता है पहले जब काम किया जाए उसमें गलतियां हों, लेकिन जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है तो गलतियां भी समाप्त होती चली जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें अनेक प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे और उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे या फिर कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले अगर बच्चे हैं तो उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? तो इनके लिए जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन 1 वाला, अनेक प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। उनके सीखने की जो विधियाँ वो अलग अलग हो सकती हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, कुछ मंदबुद्धि के। तो इसलिए उनके आकलन के लिए आवश्यक है कि उन्हें अनेक प्रकार के कार्य और परीक्षण दिए जाएं और इससे आसानी से विविधतापूर्ण शैलियों वाले बच्चे का आकलन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, आकलन बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। तो इसे कहा जा सकता है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ के समान मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो आजकल बच्चों की जो गलत धारणाएं हैं इनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। तो इसके बारे में कौन सा सही है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो इसमें सही माना गया ऑप्शन 4 को, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन कौन सा करता है? उचित वर्णन करता है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करना, मतलब आपस में बातचीत। इसके बाद आ जाता है अभिप्रेरणा और अधिगम। इनके बारे में कौन सा एक सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा सही है? अब यहाँ पर जो इसमें एक सही है ऑप्शन 1 वाला, कि अधिगम जो है केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर इच्छा हो। ये आपने देखा भी होगा, चाहे क्लास है या अपने से भी लगा लो आप, अगर किसी काम को करने में आपकी मर्जी है, आपकी रुचि है उस काम को करने में, तो उस काम को आप जल्दी भी कर लोगे और सही ढंग से भी करोगे और वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा। लेकिन जिस काम को करने में आपकी मर्जी नहीं होगी, आपकी रुचि नहीं है उस काम को करने की, तो ना तो आप उसे अच्छे तरीके से करोगे, ना ही वो आपको याद होगा और ज़्यादा सही तरीके से भी नहीं होगा। तो कोई भी काम है, सबसे पहले जो उस काम के लिए रुचि होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सीखने के बारे में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है, सीखने एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है,
तो कौन सा सही है? अब यहाँ पर एक सही है, कौन सा? जो ऑप्शन 2 में दिया गया है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। अब सीखना क्या है? सीखना जो है यहाँ पर एक सतत प्रक्रिया है और अनेक तत्व सहायक होते हैं इसमें। शिक्षण संस्थान है, सोशल मीडिया हो गया, समाचार पत्र है, तो इनसे व्यक्ति सीखता है। और समाज में जो कुछ भी घटना घटती है उनसे भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्यान है, निर्देश है, पुरस्कार है या फिर संवाद है? तो कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो यहाँ पर जो इसमें गतिविधि है ये ऑप्शन 4 में जो दी गई है, कौन सी है? तो ये संवाद है। संवाद जो है ये बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। अब इसका कारण है, संवाद क्या है कि ये सामूहिक प्रक्रिया है और इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं और विचारों का क्या आदान प्रदान करते हैं। जैसे क्लास है, क्लास में आपस में चर्चा करने की, कोई बात है, कोई भी विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए कह दें कि आपने दोनों मिलकर जो समस्या को हल करें। तो यही जो व्याख्या, निर्देश, पुरस्कार एक तरफा प्रक्रियाएँ हैं और बच्चों को सिखाने में संवाद प्रक्रिया जितनी कारगर नहीं होती। तो यहाँ पर सक्षम जो इसमें बनाती है ये संवाद विधि है, आपस में जो बातचीत करते हैं। इसके बाद है विकास के बारे में कौन सा एक सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। अब अगर यहाँ पर आपको विकास के बारे में पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लोगे। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन 1 से, विकास जो है अलग अलग व्यक्तियों में और अलग अलग गति से होता है और इसका कारण है जो वंशानुक्रम है और साथ में जो माहौल है, वातावरण। इसके बाद है मध्य बचपन अवधि 2 से 6, 10 वर्ष के बाद 6 से 11 जन्म से 2 वर्ष की है। तो मध्य बचपन अवधि कौन सी है? अभी तक आपने पढ़ा होगा 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। अब ये मध्य बचपन और कौन सी वाली है? अब यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन जो 2 में है, तो 6 से 11 वाली जो है, 6 से 12 की तो बचपन वाली होती है, 0 से 5 की शैशव, 6 से 12 की फिर ये बाल्य, 12 से 18 की ये किशोर, फिर इससे 18 के आगे की जो प्रौढ़, वो कह सकते हैं आप। तो बाल्यावस्था जो यहाँ पर मानी गई है, इसकी बाल्यावस्था जो उसी के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। अब ये जो कथन है यहाँ पर कौन सा सही है इसमें? ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। अब कौन सी वाली बात सही है यहाँ पर? किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो इसके बारे में जो यहाँ पर कहा गया ऑप्शन 3 वाला, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो ये सीखना है, विकास है, परिपक्वता है या फिर समाजीकरण है? कौन सी एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है? तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ये समाजीकरण। समाज में जो भी उनका आस पड़ोस है, विद्यालय हो गया, तो ये सारे के सारे जो मित्र मंडली है सभी जो है इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है
जीन पियाजे। इनके अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विषयों के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनःबलन या फिर भाषा की। तो जीन पियाजे उनके अनुसार है विकास को प्रभावित करने में ये जो कारक है इनमें से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है ये ऑप्शन 1 वाले की है, भौतिक विषयों के साथ अनुभव की। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी। तो सबसे पहले जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था कह सकते हैं आप, और फिर दूसरी जो है संवेदी अवस्था है, तीसरी जो मूर्त और चौथी अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था है, मानी थी इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अब कौन सी है? जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आई है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या फिर बुरा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इन जोड़े में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर एक सही है ऑप्शन 1 वाला, एक अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 जो है इसको सही माना गया है। इसके बाद आ जाता है वाइगोत्स्की की जो संस्तुति है, इसके अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो वाइगोत्स्की जो उनके संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य जो संकल्पना है, अब इसको जो संबंध है ऑप्शन 2 से माना गया है, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, पुनःबलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की जो है उनके अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। अब किससे अलग नहीं किया जा सकता? उनके सामाजिक संदर्भ से, जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो लेव वाइगोत्स्की जो उनके अनुसार ज्ञानात्मक जो विकास है, इसमें संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक मानी गई है और अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसलिए व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश के बिना संभव नहीं है। इसके बाद है प्रगतिशील जो शिक्षा है, इससे अभिप्राय है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दिखाता है? तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा दिखाएगा? स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दिखाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, शब्द के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट आ जाता है भाषा क्या है? अब भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, निर्धारण नहीं कर सकती या प्रभावित नहीं करती है। अब भाषा क्या है यहाँ पर? और भाषा से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया ऑप्शन 2 से कि हमारे विचार प्रक्रिया को ये प्रभावित करती है।
नेक्स्ट आ जाता है कक्षा जो 8 है, इसकी एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण जो है ये किसको बढ़ावा देते हैं या इससे क्या बढ़ती है? लिंग भूमिका निर्वाह, लिंग सशक्तिकरण, स्थिरता, रूढ़िबद्धता। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एक पायलट के रूप में। या जैसे आप कई बार क्वेश्चन भी आते हैं इसके, जैसे लड़का जो है, लड़के बाहर के काम करते हैं और लड़कियां घर का काम करती हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये किसको दिखाते हैं? ये जो लिंग रूढ़िवादिता जो है उसको दिखाते हैं। तो इसी का आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है, इसमें स्त्री जहाँ घर का काम करती है और जो लड़के हैं डॉक्टर वो बाहर का काम करते हैं, मतलब नौकरी वगैरह करना। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारा जो अन्य सब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी ग्रामर का, तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन जो लिए हैं आज की वीडियो में, ये विराम चिन्ह जो उनसे लिए हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए योजक, उपविराम, कोष्ठक या अर्धविराम का। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए तो इसके लिए हम अर्धविराम जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है योजक चिन्ह कौन से हैं इनमें से। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से कौन से वाला है? तो इनमें से जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, अब देख सकते हैं एक लंबी लाइन होती है, एक छोटी सी होती है। तो ये है यहाँ पर योजक चिन्ह, जैसे लाभ हानि, दिन रात, राम सीता, धीरे धीरे, इस प्रकार के जो शब्दों के बीच में जो लगी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है? अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी या फिर चीनी से। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है अंग्रेजी से। नेक्स्ट आ जाता है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपविराम या विषमादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो आहा जो आया है, आहा, तो विषमादिबोधक चिन्ह जा उसका प्रयोग हो जाएगा। तो विषमादिबोधक चिन्ह जा उसी की यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आ जाता है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समानाधिकरण जो शब्द है, तो इसमें हम लाघव चिन्ह, अल्पविराम, विवर्ण चिन्ह या फिर जो अर्धविराम है। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो प्रयोग में होगा अल्प विराम का। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नवाचक और विषमादिक बोधक जो है उनको छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक और विषमादिक बोधक को छोड़कर तो सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होगा अल्पविराम, कोमा चिन्ह, पूर्ण विराम या फिर योजक चिन्ह। तो इसमें जो आता है पूर्ण विराम, जैसे लाइन समाप्त हो जाती है तो हम इसके पीछे जो एक डंडा लगा देते हैं लाइन की समाप्ति के लिए। इसके बाद है वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे लाइन है उसमें बीच में कम समय के लिए रुकना हो, पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, तो चिन्ह का प्रयोग होगा निर्देशक, उदाहरण चिन्ह, कोष्ठक या अर्धविराम। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है उसमें? तो उसमें जो प्रयोग होगा अर्धविराम का। एक होता है अल्पविराम, एक होता है अर्धविराम। तो अर्धविराम ये और इसके ऊपर जो बिंदी होगी तो वो होगा ये अर्धविराम, क्योंकि चिन्ह जब आपको पता होंगे तभी आप जो है सही कर पाओगे। नेक्स्ट है घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने के लिए करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
घृणा, आश्चर्य या कोई खुशी वाली बात है। तो इसके लिए हम उदाहरण, विषमादिबोधक, अर्धविराम या कोष्ठक कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जैसे वह, तुम धन्य हो, हे राम, संबोधन करना हो किसी को, तो इसके लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? विषमादिबोधक चिन्ह का, ये वाला। इसके बाद है समानता सूचक चिन्ह कौन सा है इनमें? बराबर वाला, ये कोमा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कौन सा चिन्ह है यहाँ पर? समानता वाला। तो बराबर वाला कह सकते हैं आप, यही होता है ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं पर भी, वाक्य के रूप में, वाक्य के मध्य में, या जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पर अल्पविराम का। तो अल्पविराम का जो हम प्रयोग करेंगे तो कहाँ पर होगा? वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहरना हो, तो वहाँ पर हम अल्पविराम जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है विराम चिन्ह। प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? अब यहाँ पर एक सही नहीं है, कौन सा? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अब कौन सा वाक्य सही नहीं है? अब सही नहीं है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कौन सा चिन्ह इनमें लगेगा? तो जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर ये बीच वाला है, तो इनके बीच में कौन सा लगेगा? ये वाला चिन्ह। क्या कहा जाता है इसको? योजक चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में प्रयोग किया जाता है। सामाजिक पदों पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य में अल्प, योजक, अर्ध या उदाहरण चिन्ह। तो युग्म शब्दों के मध्य में सेम वही बात है जैसे कि अभी हमने बात ही की थी यहाँ पर। तो युग्म शब्दों के बीच में ये वाला जो चिन्ह है इसी का प्रयोग किया जाता है। अब ये वाला चिन्ह कौन सा है? तो क्या कहा जाता है इसको? तो ऑप्शन सी, अर्थात योजक चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उदाहरण, दोहरा, विस्मरण या विवरण चिन्ह। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे तो कौन से वाला चिन्ह है वो? और वो वाला जो चिन्ह है ऑप्शन एक वाला, इकहरा उदाहरण, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब इकहरा चिन्ह कौन सा है? जो कॉमे में रख देते हैं कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम जो हो गया उसको रख देते हैं जैसे। और ये तो हो गया इकहरा चिन्ह। और दोहरा जो चिन्ह है ये वाला हो गया उदाहरण चिन्ह, ये वाला जो होता है दो कॉमों के बीच में रखना। इसके बाद है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए लोप, रेखांकन, लाघव या विवरण। कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए तो इसके लिए जो हम प्रयोग में करते हैं विवरण चिन्ह का, जैसे एक वाक्य दे देते हैं, पीछे इस प्रकार से लाइन लगा देते हैं और इस प्रकार से बिंदु लगा देते हैं, तो वो वाला चिन्ह। इसके बाद है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है मुझे बाहर जाना है। अब रेखांकित चिन्ह को बताइए, ये वाला जो है पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक या लाघव चिन्ह। तो जहाँ पर लाइन समाप्त हो जाती है तो कौन सा है? पूर्ण विराम। इसके बाद है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक, कोष्ठक, अधोरेखा या तिर्यक चिन्ह क्या कहेंगे? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता को दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो हम एक लाइन लगा देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? अधोरेख चिन्ह, अंडरलाइन।
नेक्स्ट आ जाता है संख्या की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। द्वियुक्ति हो, अवतरण, कोष्ठक, योजक या निर्देशक। तो द्वियुक्ति हो अगर, तो इसके लिए जो हम प्रयोग में करते हैं योजक चिन्ह का। नेक्स्ट आ जाता है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है इसमें, तो कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है ऑप्शन बी वाला अल्प विराम। ये अर्धविराम है, विस्मयादिबोधक हो गया, पूर्ण विराम हो गया। अब पूर्ण विराम जो चिन्ह है वो बताइए कौन सा है। अभी हमने ऊपर देखा ही है, तो कौन सा है यहाँ पर पूर्ण विराम, ये वाला है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ये वाला लोप सूचक, स्थान सूचक, समाप्ति, टीका सूचक चिन्ह है। अब ये वाला जो है यहाँ पर ये लोप सूचक चिन्ह है, मतलब कुछ जैसे काट लगा दे, कुछ गायब है, जैसे कुछ गलत हो जाता है उस पर कर देते हैं। तो जब किसी लेख में कोई आवश्यक अंश छोड़कर उसके बाद लिखा जाता है तो वह लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये लोप सूचक है। इसके बाद है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में अल्प, योजक, अर्ध या कोष्ठक का। तो यहाँ पर जो हम इसमें प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। नेक्स्ट आ जाता है किस विराम चिन्ह का घोतक है। ये कोष्ठक है, उदाहरण है, पुनरुक्ति सूचक है, ये विवरण चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, तो ये जो यहाँ पर चिन्ह है ये कोष्ठक चिन्ह है। इसके बाद है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। योजक, अल्प विराम, उदाहरण या पूर्ण विराम का। वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार की तार टूट जाए, तो वहाँ पर जो प्रयोग में आएगा पूर्ण विराम, मतलब जो बात एक ही है अलग ढंग से कह दी गई है बात वही पूर्ण विराम वाली, जहाँ लाइन समाप्त हो जाए। इसके बाद अब माता पिता दोनों प्रश्न थे। इस वाक्य में माता और पिता के मध्य में एक चिन्ह लगा है, ये कौन से वाला है। जैसे कि अभी हमने बात ही की थी लाभ हानि सुख दुख वाली, और समास में भी प्रयोग आती है। वो कौन सा वाला समास है, द्वंद्व समास, उसमें आता है ये। तो यहाँ पर कौन सा है ये, ऑप्शन सी योजक चिन्ह। ये योजक है और लंबी सी लाइन हो फिर वो निर्देश वाली है, तो ये योजक है, छोटा सी हो। इसके बाद है यहाँ पर जो ये चिन्ह है कौन सा है, योजक, अल्प, अर्ध या निर्देशक। तो यहाँ पर जो ये चिन्ह आया है ये अर्ध विराम है। नेक्स्ट है किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो विराम चिन्ह का जो प्रयोग नहीं हुआ है एक में, कौन से में है। मैं मनुष्य में मानते देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में मेरी कोई इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय है, मैं आपका भारी हूँ। तो कौन से में प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर प्रिय महाशय है, विषय में बोध जो है चिन्ह उसका प्रयोग होगा जाए, क्योंकि पुकारने वाली बात है, जैसे संबोधन किया गया है तो वो वाला इसी कारण से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अब शुद्ध वाक्य बताइए। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। कौन से वाला सही हो सकता है इसमें। इसमें क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूर्ण विराम है, इसमें भी है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो एक तरीके से क्या है क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर, तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद आ जाता है विराम चिन्ह। विवरण, लाघव, तुल्य, संयोजक चिन्ह है। तो कौन सा है यहाँ पर ये, तो जो समानता बताता है। इसके बाद है कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से सही है। अब सही है कौन से वाला,
सही जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। हंसपद वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत, अर्थ या लिखने में अक्षर छूटने के लिए। जैसे आप कोई लाइन लिख रहे हैं, बीच में कोई अक्षर छूट गया आपके, तो आप वहाँ पर उसको दिखाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए जो हम प्रयोग में करते हैं ये वाले चिन्ह का, ये वाला जो चिन्ह है ये आता है इस काम में। हंसपद इसको कहा जाता है। जो आप लिखते हुए बीच में अगर कोई शब्द छूट गया तो वहाँ पर जा लाइन इस प्रकार का लगा दो चिन्ह। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? मोहन ने पूछा, राम की बहन कितनी है? सीता जान चाहती है कि भाई कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था? अब क्वेश्चन मार्क है, कौन से में? इसमें, क्यों वाले में। मोहन को बाजार क्यों जाना था, क्वेश्चन किया गया है। इसके बाद है कौन सा विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पर ये चिन्ह है उसके सामने वही लिखा गया है, वही बताना है। कौन से वाला जाए यहाँ पर एक सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है क्योंकि ये इसका चिन्ह ही नहीं है, उसका है जहाँ पर किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर के पीछे लगा देते हैं, तो यही यहाँ पर गलत है। इसके बाद है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? अब सही उदाहरण देख सकते हैं कौन से वाला है। तो एक तो ये है कहा मुझे, और एक ये है यहाँ पर, लेकिन ये वाला सही है, लाभ हानि भाई बहन, ये वाला। इसके बाद है यहाँ पर जो चिन्ह है ये बताना है कौन से वाला है। तो कौन से वाला है यहाँ पर, ये विषमादिबोधक। इसके बाद है योजक चिन्ह कौन सा है इसमें? योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह है यहाँ पर ये वाला, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है ये वाला जो है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? अब आप एकदम से याद भी हो चुके होंगे, एकदम से बता भी दोगे। प्रश्नवाचक है। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जब लाइन समाप्त करनी हो तो उसके बाद हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। इसके बाद है हिंदी में पूर्ण विराम का जो चिन्ह है कौन से वाला है? तो ये वाला है, ऑप्शन सी वाला। तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो यही काम यहाँ पर हिंदी में ये वाला चिन्ह करता है। इसके बाद दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान करिए। चलते रहो, कहीं रुको मत। अब कौन से वाला यहाँ पर आएगा इसमें? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा इसमें। सबसे पहले ये जो कॉमा है ये वाला आ जाएगा, फिर पूर्ण विराम। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। अब कौन सा आएगा यहाँ पर? तो कौन सा आएगा? ये वाला, योजक वाला। इसके बाद है दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। हाय, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अब कौन कौन से वाला लगेगा इसमें? एक तो यहाँ पर हाय सूचक है, ये वाला लगेगा। एक बाद में जब पूर्ण लाइन समाप्ति वाला नहीं है तो यही लग जाएगा, ये वाला और ये। इसके बाद है दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। दादाजी, मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। कौन से वाला लगेगा इसमें? दादाजी। अब यहाँ पर जो इसमें प्रयोग में आएगा ऑप्शन डी वाला। तो एक तो ये कोमा वाला और एक ये पूर्ण विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। इसके बाद दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए हैं। अब कौन से वाला आ सकता है इसमें? तो जैसे ये आए हैं यहाँ पर आम, नीम, पीपल, तो इनके बीच में कौन सा आएगा? कोमे आएंगे, और साथ में बाद में लाइन समाप्ति वाला भी नहीं है, वो भी लगेगा। तो कौन कौन से है यहाँ पर? इन दोनों के बीच में आएगा ये, तो यही से आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन सी वाला, अल्पविराम और पूर्ण विराम।
इसके बाद है अल्प विराम वाला चिन्ह, बताइए कौन सा है। तो यही है, ये कौन सा है, अर्धविराम। अब अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, तो दिए गए विराम चिन्ह से अर्धविराम चिन्ह बताइए। अब कौन सा है यहाँ पर अर्धविराम, तो यही हो जाएगा। इसके बाद है दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। यह घड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। तो यहाँ पर जिसमें प्रयोग में आया ऑप्शन ए वाला पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।